नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेचुरली हम कैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। हाउ टू बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, नेचुरली कैसे बूस्ट कर पाएंगे, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट या ऐसे कौन से फूड सब्सटेंस हमको अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड करनी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सेल्स का बना है और ये इम्यून सेल्स जो होती हैं वो एग्जैक्टली होती हैं आपकी सफ़ेद रक्त कणिका, इसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें होता है न्यूट्रोफिल, जिसमें आता है मोनोसाइट, जिसमें आता है मैक्रोफेज, जिसमें आता है बी सेल, जिसमें आता है टी सेल। ये 5 इम्पॉर्टेंट टाइप की हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं। इनको हम डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को लगातार डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचा के रखती है। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो आती हैं उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए। यदि वो उसे नहीं किल कर पाती हैं, उसे नहीं मार पाती हैं, तो फिर आती हैं मोनोसाइट्स आती हैं। फिर मोनोसाइट्स नहीं कर पाती हैं तो फिर जो टिश्यू लेवल पे जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो वर्क करती हैं, वो भी नहीं कर पाती हैं तो फिर हमारी बॉडी की जो बी सेल है वो एक्टिवेट होती है और वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है। ठीक है, एंड फाइनली फिर टी सेल्स होती हैं, वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं। एग्जैक्टली जो टी सेल होती है वो उतनी फंक्शनिंग नहीं होती जितनी कि बी सेल होती है। तो जब कभी भी आपको बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो पहले आपका न्यूट्रोफिल काम करेगा, डायरेक्टली वो उसको इंगल्फ करता है, खा के उसको मार देता है। वैसे ही मोनोसाइट भी क्या करता है, उस बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करके खा के मार देता है। मैक्रोफेज वही करता है, लेकिन बी सेल जो होती है वो इंगल्फ नहीं करती, वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करती है और एंटीबॉडीज के द्वारा उनको मारती है। ठीक है, ये काम हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है। यदि पूरी सेल, डिफेंस सेल्स जो हमारी हैं, ये हेल्दी रहेंगी तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ना के बराबर होगा, और कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन जाएगा तो हमारी जो डिफेंस सेल्स उसको तुरंत क्या कर देंगी, किल कर देंगी या न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है, लेकिन इन इम्यून सेल्स को या इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है आपका जिंक। विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, ये तीनों आपने मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को यदि बॉडी में मेंटेन कर लिया तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है ऑलवेज टाइम बूस्ट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा और बॉडी को हमेशा हेल्दी बना के रखेगा। ठीक, जो विटामिन डी क्या करता है, ये विटामिन डी जो है अपने आप में खुद एक इम्यून सिस्टम के रूप में वर्क करता है, इम्यून सेल के रूप में वर्क करता है। क्योंकि जो विटामिन डी है ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट, मतलब इम्यून सेल्स को रेगुलेट करता है। कैसे? एवरी जितनी भी आपकी जो इम्यून सेल्स हैं उन इम्यून सेल्स में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के लिए, और ये जो विटामिन डी है ये क्या करता है, उन इम्यून सेल्स के फंक्शन को एक्टिव करता है, उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। कैसे? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, तो उस बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, किल करने के लिए हमारा न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज या बी सेल वहाँ पहुँचती हैं और उसको किल करने के लिए अपनी प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। तो उस जो किलिंग की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, उसको हाईली एक्टिव करना, उसको हाईली मतलब स्पेसिफिक करके उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के लिए, उस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उस टाइम विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन डी जो है वो इस मैकेनिज्म को बहुत स्ट्रांगली करवाती है और विटामिन डी की हेल्प से वो जो सेल है हाई एक्टिव होती है और उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है विटामिन डी, और जिससे वो उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर पाता है। इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी हमारे जो इम्यून सेल्स को, इनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा क्या करता है विटामिन डी, हाइपर इम्यून सिस्टम की जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। उस हाइपर एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है, मतलब हाइपर एक्टिव होने से रोकता है, ताकि हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो उससे भी आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। तो उस इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए
विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि विटामिन डी की वैल्यू आपकी बॉडी में नॉर्मल होगी तो जो इम्यून सेल हैं वो आपकी बॉडी में आने वाले इन्फेक्शन को अच्छे से न्यूट्रलाइज किल कर पाएगी। यदि विटामिन डी अच्छा नहीं होगा तो आपके जो इम्यून सेल्स की जो एक्टिविटी है, किलिंग की एक्टिविटी है, न्यूट्रलाइज करने की जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी और उतनी पोटेंशियली वो वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए विटामिन डी को मेंटेन करना है। तो विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए आप रोजाना आधे घंटे की धूप ले सकते हैं। आपको धूप लेनी पड़ेगी रोजाना, थोड़ी बाहें ओपन होनी चाहिए, शरीर का कुछ पार्ट ओपन होना चाहिए, तभी वहाँ धूप लगेगी तो आपको वहाँ पर विटामिन डी बनेगा। सेकेंड, आप एग ले सकते हैं, उसमें बहुत स्मॉल नंबर में विटामिन डी मिलता है। या फिर विटामिन D3 सप्लीमेंट होता है जो आपको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपको लेना चाहिए। विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेना पड़ता है यदि आपको विटामिन डी की कमी है तो। ये 3 तरीके से आप विटामिन डी को मैनेज कर सकते हैं और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा जो होता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो आपको आपकी बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट काम करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या करवाता है, जैसी बॉडी में इन्फेक्शन जाएगा और यदि विटामिन सी नॉर्मल होगा तो ये न्यूट्रोफिल को बहुत रैपिडली जैसे इन्फेक्शन हुआ और बहुत रैपिडली न्यूट्रोफिल वहाँ जाएंगे और इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करके किल कर देंगे। इसके अलावा जब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से मिलता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिलता है, उसके संपर्क में आएगा तो उसको क्या करता है, वो इंगल्फ करता है, खाता है और खा के अपने अंदर लेकर उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसको खाकर अंदर इंगल्फ करने की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करता है कौन, विटामिन सी करता है। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो क्या करता है, मैक्रोफेज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसी प्रकार मोनोसाइट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इस प्रकार विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी बनी बुनाई एंटीबॉडीज पड़ी हैं, जैसे आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन लगाने में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में पड़ी होती हैं। उस एंटीबॉडी की जो एक्शन है उसको भी इम्प्रूव करवाता है कौन, विटामिन सी। कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं लेकिन उसके बाद भी आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। यदि विटामिन सी नॉर्मल होगा तो जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हैं उनको वो हाईली एक्टिव करेगा और उसके अगेंस्ट वर्क कर पाएगा। या फिर बी विटामिन जो आपका विटामिन सी जो है वो जो आपकी बी सेल्स है उसको एक्टिव करके एंटीबॉडीज फॉर्म करवाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन के पड़ी हुई हैं वो बी नहीं बनाती, वो बनाती है टी सेल। जो टी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स जो होती है, टी सेल्स जो होती हैं वो आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं। मतलब जो टी सेल एंटीबॉडी बनाती है वो लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में पड़ी होती है, बहुत लंबे समय तक बड़ी होती है। लेकिन जो बी सेल जो एंटीबॉडी बनाती है वो शॉर्ट एक्टिंग एंटीबॉडी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग को भी और लॉन्ग एक्टिंग दोनों एंटीबॉडीज के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी को मैनेज करने के लिए आप रोजाना सिट्रस फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, संतरा जैसे हम बोलेंगे, मौसम्बी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप ले लीजिए। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेंगे उसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी आपको मिल जाता है। ठीक, इसके बाद करते हैं जिंक। जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। खासकर हम जिंक की बात करेंगे शुरू के 5 साल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपको बता दूं कि जब आपके जैसे बच्चा जन्म लेके बाहर आता है तो उसकी बॉडी में डिफेंस सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज और बी सेल ये तो बनती, लेकिन जो टी सेल होती है सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होती है बचपन में, शुरू के 5 साल की बात करेंगे। और उसमें ये जो टी सेल है इनको जो हम जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, वैसे ही टी सेल को भी अपनी स्कूलिंग मतलब स्कूल जाना पड़ता है, उनको भी लर्न करना पड़ता है, उनको भी सिखाना पड़ता है कि आपका क्या काम है। टी सेल को भी सिखाना पड़ता है उनका क्या काम है। तो बॉडी सिखाती है और बॉडी में एक ग्लैंड होती है थाइमस। ये थाइमस ग्लैंड जो छोटे बच्चों में होती है, जो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब उसका जो फंक्शन होता है डिसअपेयर हो जाता है। 5 साल तक अच्छा फंक्शन करती है और वो 5 साल में जो फंक्शनिंग होती है टी सेल की, सॉरी थाइमस की, उस थाइमस में टी सेल जाती हैं और सीखती हैं कि उनको क्या करना है। जो टी सेल हैं वो आपकी बॉडी में बनने के बाद बोन मैरो में बनती हैं और बोन मैरो में बनने के बाद कहाँ पहुँचती हैं, आपके थाइमस में पहुँचती हैं। थाइमस ग्लैंड क्या उनको सिखाती है कि आपको फ्यूचर में ये करना है,
आपको ऐसा करना है। पूरी जो है इम्यूनाइजिंग जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन की एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करने के लिए, कैसी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने के लिए, उन एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए जो लर्निंग होती है, सिखाने की जो प्रोसेस होती है, वो होती है थाइमस में, और वो होती है 5 साल। लेकिन उस थाइमस के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उस लर्निंग प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नॉर्मल नंबर ऑफ जिंक चाहिए। वहाँ जिंक नॉर्मल होगा तो थाइमस ग्लैंड अच्छा काम करेगी, थाइमस ग्लैंड अच्छा काम करेगी तो जो आपकी टी सेल है वो अच्छी लर्निंग ले पाएंगी, और फिर जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग आपको अच्छी इम्यून सिस्टम, आपका मतलब इम्यून बॉडी इम्यून हो जाएगा, ताकि आपके जो इम्यून सेल्स हैं, खासकर टी सेल जो हैं, लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी को बचाते रहेंगी और ऐसी एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगी ताकि लाइफ लॉन्ग आप उस बैक्टीरिया, वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कीटाणु से आप बचे रहें। तो जिंक का इंपॉर्टेंस होता है थाइमस ग्लैंड के लिए, थाइमस ग्लैंड के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंक को मैनेज करना, मेंटेन करना, और वो आपकी बॉडी में रहेगा, थाइमस अच्छा काम करेगी, टी सेल अच्छा लर्न करेगी, और जो भी आपकी बॉडी में वैक्सीन आता है और जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो टी सेल ही बनाती है। टी सेल ही क्या करती है, वो वैक्सीन के को यूज़ करके एंटीबॉडी बनाती है, और जो लंबे समय तक आपकी बॉडी में पड़ी रहती है। जैसे आपने सुना होगा डीपीटी हो गया, डिप्थेरिया, पर्टोसिस का वैक्सीन लगता है, टिटनस का, इसके अलावा मीजल्स का मतलब जिसे खसरा बोलते हैं, पोलियो के, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जो लगते हैं, जो अंदर आते हैं, वो टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, और टी सेल अच्छी एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन टी सेल यदि अच्छी लर्निंग ली होगी तो वो एंटीबॉडी बनाएगी, और वो एंटीबॉडी बनाने के लिए अच्छा खासा जिंक चाहिए होता है बॉडी में, खासकर थाइमस ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो विटामिन डी, विटामिन सी और जो जिंक है, 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं और बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो अपने आप बच्चों पे याद करें जिंक को मेंटेन करने के लिए। जिंक को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एग ले लीजिए, नॉन वेज में आपको अच्छा मिलता है। इसके अलावा वेज में बात करेंगे आप तो आपको कुछ दानों में मिल सकता है, खासकर पम्प जो कद्दू के जो बीज होते हैं उसमें जिंक बहुत अच्छा होता है, तो कद्दू के बीज अपने बच्चों को आप खिला सकते हैं, जिंक प्रॉपरली बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, बाकी नॉनवेज में आपको मिल सकता है, दूध में आपको मिल सकता है, एंड एग में, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, वेज की बात करेंगे तो आपको कद्दू के पम्प जो सीड होते हैं उसमें मिलेगा, या फिर नॉनवेज में आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस टाइप के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।